नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज़। कभी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता उधार लेकर काम चला रही है। उधार उस दल से जिसकी 7 पुस्तों को पानी पी पी कर भाजपा के नेता कोसते हैं, शुद्ध भाषा में गरियाते हैं, उसे चुकी पार्टी बताते हैं, पर नेता उसी से याद करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर नेता नहीं है। मंथन में आज इसी पर बात, अपनों पे सितम, गैरों पे करम। अपनों पे सितम। तो देखा आपने 1968 का ये गाना है, स्वर कोकिला लता जी ने यह गाया है, और हमने ये गाना वो योगी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है दूसरा, उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। अगर देखें तो मुख्यमंत्री के अलावा जाति समीकरण देखें तो 60 मंत्री अब हो गए हैं। इसमें अगड़े 26 हैं, इसमें 8 ब्राह्मण हैं, 8 ठाकुर हैं, 5 वैश्य हैं, 2 भूमिहार हैं, 3 खत्री हैं, कायस्थ हैं, और पिछड़े करीब 23 हैं। सर्वाधिक जो संख्या है मंत्रियों की वो 23 पिछड़े वर्ग के लोग यानी अति पिछड़े लोगों की है। 5 कुर्मी हैं, इसमें 3 जाट हैं, 3 लोध हैं, 2 मौर्य हैं, 2 कहार हैं, 1 गुर्जर है, 1 गरड़िया है, 1 निषाद है, 1 नोनिया है, सैनी है, यादव है, राजभर है, मल्लाह है, और अनुसूचित जाति के 9 मंत्री हैं। 2 कोरी हैं, 1 पासी है, 1 जाटव है, 1 धोबी है, बेलदार है, आदिवासी खटीक। अब बात करते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग के 2 मंत्री हैं। 1 मुसलमान है, मोहसिन रजा, और दूसरे सिख हैं, बलदेव सिंह ओलख। 42 जिलों की करीब 300 सीटों पर जाति समीकरण साधने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया। अब इस तरह से जो अगड़ी जातियों के मंत्री जो हो गए हैं मंत्रिमंडल में, वो 26 हो गए हैं। पिछड़ी जातियों के 23 और अनुसूचित जातियों के 9 चेहरे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर देखा जाए तो पूरे मंत्रिमंडल में महिलाएं कुल 4 हैं। ये अब जो कल समीकरण बैठाकर मंत्रिमंडल का जो दूसरा विस्तार किया गया उसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर टोटल कुल मिलाकर देखें तो कमल रानी वरुण की मौत के बाद कोरोना से उनका दुखद निधन हो गया था, उसके बाद कोई महिला कैबिनेट मंत्री नहीं है। ये चारों की चारों राज्य मंत्री हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि आधी आबादी को आधा हिस्सा, 33% आरक्षण की बात उठती है संसद से लेकर विधानसभा तक और हर जगह। और मौजूदा जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है उसके नेता इस बात को मंचों पर कहते थकते नहीं हैं कि भाई आप 33% की मांग करती हैं, हमने तो पंचायत चुनाव में लगभग 50% महिलाएं जीत कर आई, हमने ऐसा करिश्मा किया है कि महिलाएं 50% जीत कर आई हैं। खैर ये बात हो गई मंत्रिमंडल के जो गठन है उसके समीकरण की। जाति समर जो समीकरण है उसको कैसे साधने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमारा सवाल वही है जिस पर जो हमारा आज मुख्य मुद्दा है, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे मंथन का, जिसको या मंथन का मुखड़ा कहिए, जो लेकर हम आए हैं आपके पास, कि अपनों पे सितम और गैरों पे करम। तो ये गैर कौन है? याद कीजिए 90 का वो दशक जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता की तरफ कदम बढ़ा रही थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, केसरीनाथ त्रिपाठी जैसे दिग्गज ब्राह्मण नेताओं के बीच एक ऐसे ब्राह्मण नेता का उदय हुआ जिसके तेवर और कलेवर ही अलग थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी, फर्रुखाबाद से आने वाले ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक ऐसा युवा ब्राह्मण चेहरा थे कि बहुत सारी लोगों की आंखों में वो खटकने लगे। और देखते ही देखते उन्होंने जो ब्राह्मणों की राजनीति थी पूरे उत्तर प्रदेश की, जो ये नेता कलराज मिश्र, केसरीनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी नहीं कर पाए थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ब्राह्मणों की राजनीति, कहा जाता है अलग अलग दावे हैं, कोई 14% कहता है, कोई 15% करता है, कई ब्राह्मण नेता 18% का दावा कर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 8 से 10% ब्राह्मण है। अगड़ी जातियाँ करीब 25% हैं, उनमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये माना जाता है जो ये 10% या 8% जो भी ब्राह्मणों का एक स्लाइस है, उस पर आप देखें तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जिस तरीके से अपना एक ऐसा तिलिस्म फैलाया था कि उत्तर प्रदेश का सारा ब्राह्मण, लगभग ये कह सकते हैं हम पूरी मजबूती के साथ में कि सारा ब्राह्मण एक वक्त ब्रह्मदत्त द्विवेदी को ही अपना नेता मानता था। ये बहुत बड़ी बात थी। और एक समय वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे। कल्याण सिंह को अपनी, अब दुनिया में नहीं कल्याण सिंह जी, लेकिन कल्याण सिंह को अपनी कुर्सी का खतरा नजर आने लगा था। लेकिन 10 फरवरी 1997 को बसंत पंचमी का दिन था।
घर के पास ही वो एक तिलक समारोह में, फरक्काबाद के रहने वाले थे, फरक्काबाद की घटना है, वो तिलक समारोह में गए और शार्प शूटरों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर दी। इसके बाद लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसा तेवरदार नेता नहीं मिला। लेकिन 2005 के बाद एक वैसे ही नेता का उदय हुआ, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। वैसा ही तेवरदार नेता ब्राह्मणों के बीच और अन्य लोगों के बीच और पार्टी का कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्विवेदी 2 बार उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, 5 बार विधायक रहे। पिछली बार वो जब पूरा लहर चल रही थी बीजेपी की तो मेरठ से चुनाव हार गए। बड़ा आश्चर्यजनक था उनका हार जाना। तमाम तरीके की बातें उनकी हार को लेकर कही जाती हैं, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी, सवाल उठता है, फिर हम आपको याद दिलाते हैं कि जो अपनों पे सितम और गैरों पे करम, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बाद एक ऐसा ताकतवर तेवर वाला नेता जिसने, जब भारतीय जनता पार्टी का लोग झंडा उठाने को तैयार नहीं थे उत्तर प्रदेश में, तो ये वो शख्स थे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर पुलिस की मार खा रहे थे, कार्यकर्ताओं में वो जोश पैदा कर रहे। संघ के आशीर्वाद से 2 बार उन्हें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। उसके बाद जब सत्ता की मलाई आई तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बाद एक ऐसा नेता, एक बेहतरीन ब्राह्मणों का नेता, और जिसके इर्द गिर्द एक अच्छा ब्राह्मण नेता तो डेवलप हो सकता था, बल्कि डेवलप ही था, उस नेता को एकदम से बर्फ में लगा दिया गया, किनारे कर दिया गया। क्यों? उसकी राजनीति को बर्फ में लगा दिया गया। ये बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि भाई मंत्रिमंडल में आप देख लीजिए एक बार, डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री, आप 8 ब्राह्मण हैं। आप ऊर्जा मंत्री देख लीजिए, शर्मा जी, लाइन लगी ब्राह्मण नेताओं की। तो क्या वजह है? डॉक्टर महेश शर्मा सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नोएडा के सांसद किनारे बैठे हुए अस्पताल चला रहे हैं, कोई पूछ तो अब नजर आ नहीं रही उनकी संगठन में। इतने अभी भी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बर्फ में लगाए, बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके के ब्राह्मण नेता की 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी, वो सारे गुण डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी में है। तो ब्राह्मण नेता की तलाश काफी समय शुरू थी। आप अशोक वाजपेयी को, डॉक्टर अशोक वाजपेयी को सपा से लाते हैं, उन्हें राज्यसभा भेज देते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आपने कहीं नहीं भेजा, न विधान परिषद न राज्यसभा। इस बार भी बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए थे कि शायद उनका शपथ ग्रहण होगा, लेकिन नहीं। जिस समय शपथ ग्रहण हो रहा था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फ़ोन किया गया हमारे यहाँ से कि क्या आप लखनऊ में हैं। हमारे सहयोगी विशाल ने उन्हें फ़ोन किया कि आप लखनऊ में हैं। उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं मेरठ में हूँ और टीवी पर शपथ ग्रहण का आनंद ले रहा हूँ। अब देखिए उस नेता के साथ, खैर ये पार्टियां हैं, अपना उनका संगठन है, मैं कोई किसी की पैरोकारी नहीं कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसा नेता होने के बाद ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को क्या जरूरत पड़ी कि कांग्रेस का नेता आयातित करें, उसे ब्राह्मण बताकर प्रोजेक्ट करें। जितिन प्रसाद, भैया ये ब्राह्मण नेता कब थे? जुमा 1.5 साल से इनको संगठन चलाते हो गया ब्राह्मण चेतना परिषद। उसके पहले तो ब्राह्मण नेता के रूप में इनको हम जानते नहीं थे, कभी नहीं। ये तो लगातार एक कांग्रेस के जो पॉलिटिशियन थे, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते थे, ब्राह्मण के रूप में तो कांग्रेस ने भी इनको कभी प्रोजेक्ट नहीं किया। और इतने बड़े ब्राह्मण नेता होते तो क्यों 2 बार 2 जगह क्यों चुनाव हार गए वो? तो ये सबसे बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो 58 विधायक आए हैं जीतकर ब्राह्मण, और वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और सीधे सीधे सरकार पर निशाना भी साध रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ब्राह्मण हैं। दिनेश शर्मा क्या बहुत बड़ा चेहरा नहीं थे, या उनका प्रयोग नहीं हो सकता था? ब्रजेश पाठक, अरुण पाठक 2 बार के एमएलसी, कानपुर में 100 साल की एमएलसी का वो रिकॉर्ड, उस परिवार का वर्चस्व खत्म किया, स्वरूप परिवार का। वो नेता का मंत्री नहीं बन सकता था। एक चोटीधारी ब्राह्मण है, संस्कारी ब्राह्मण है, शिक्षक हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, खाटी संघ के से आते हैं अरुण पाठक, मंत्री क्यों नहीं हो सकते थे? अरुण पाठक को क्यों बीजेपी नहीं प्रोजेक्ट कर सकती थी? तो मुझे लगता है बीजेपी को आयात करने की आदत पड़ गई है।
चाहे आप केंद्र में देख लीजिए, आपको 30-40% नेता कांग्रेस से आयातित मिलेंगे और गालियां देंगे कांग्रेस को। आपको नेता वही बातें हैं जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने झंडा उठाया भारतीय जनता पार्टी का। आज आपकी सरकार बनी तो ब्राह्मण नेता बाहर से ला रहे हैं। और जितिन प्रसाद कौन से ब्राह्मण नेता हैं? अभी जुमा 3 दिन आए, डायरेक्ट बिल्कुल पैरासूट लैंडिंग हो गई। उनको उठाकर मंत्री बना दिया गया, एमएलसी भी बन गए और तुरंत मुख्यमंत्री की लाइन वाला मकान भी अलॉट हो गया। अरे ये अपेक्षा तो AK शर्मा जी ने की थी, जो मोदी जी से उत्तर प्रदेश का टिकट कटा कर आए थे। उनको भाव नहीं दिया गया। मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि ये राजनीतिक नहीं, व्यापारिक डील हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जिन लोगों ने भी डील की है, ये व्यापारिक डील है, ये राजनीतिक डील बिल्कुल नहीं है। और उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मुझे कहने का अधिकार है कि ये राजनीतिक डील बिल्कुल नहीं है, यह व्यापारिक डील है। जो जितिन प्रसाद हैं, उनके परिवार का कभी जमीनी स्तर पे कहीं नहीं रहा। कांग्रेस की जो वेब थी, एक तरीके से कांग्रेस का जो करंट था, उसमें वो सांसद बन गए। उनके पिताजी बाबा जितेंद्र प्रसाद, वो भी कोई वो जोड़ तोड़ की राजनीति वो भी किया करते थे। वो कोई जमीनी नेता है, जमीन पर उनका कोई बहुत बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में मैंने नहीं सुना कभी कि उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार रहा हो। वो एक अच्छे मैनेजर थे, एक पॉलिटिकल मैनेजर थे। नरसिंह राव की सोनिया गांधी का विरोध करने के कारण नरसिंह राव ने उन्हें अपना सलाहकार बना दिया। तब से बाबा जितेंद्र प्रसाद का कद बहुत बड़ा हो गया। लेकिन ये बात तो किसी के गले नहीं उतर रही, उत्तर प्रदेश के किसी कार्यकर्ता के गले नहीं उतर रही बीजेपी के, कि भाई जितिन प्रसाद को ब्राह्मण नेता के रूप में। अद्भुत है, अद्वितीय है कि जितिन प्रसाद कौन से ब्राह्मण नेता हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जितिन प्रसाद क्या कितना भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण वोटर हैं उनको कैसे साध पाएंगे वो, जब आपके पास लंबी फौज है भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण नेताओं के 8 मंत्री हैं। जैसे आपने अजय मिश्र टेन्यू को केंद्रीय मंत्री बनाया, आप अपने विधायकों के बीच से नहीं बना पाते। कुल मिलाकर ये एक बिजनेस डील है, ये पॉलिटिकल डील बिल्कुल नहीं हो सकती और भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव बाद भारतीय जनता पार्टी को ये पछतावा होगा। मैं पक्के यकीन के साथ कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण नेता है ना, उनके अंदर कसमसाहट है। अनुशासन और जो डंडा चलता है बीजेपी में, उसके डर से बोले चाहे भले ना कि चलो टिकट ना कट जाए कहीं, लेकिन वो इस बात को सोच रहे हैं। उनके बीच चर्चा है, मंथन है कि ये कहा गया कि भाई योगी जी की सरकार में ब्राह्मणों का विरोध बहुत हो रहा है, मतलब ब्राह्मणों पे उत्पीड़न बहुत हो रहा है, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मण सताया जा रहा है। ये सब जो जिन लोगों ने माहौल बनाया ना, मलाई तो जितिन प्रसाद चाट गए, आयातित ब्राह्मण। खैर, बीजेपी जाने उसकी महिमा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्यकर्ता था, जिन ब्राह्मणों ने भाजपा को सत्ता के करीब पहुंचाया, बीजेपी के ब्राह्मण जो वर्षों से लगे हुए हैं, एक समय ब्राह्मणों की पार्टी कहा ही जाता था, ब्राह्मण और वैश्यों की पार्टी, उन लोगों को ऐसे जो आयातित नेता, ऐसे जो कार्यकर्ता है जो संघर्ष करके आता है, उन लोगों को एक तरीके से ओवरशैडो करते हैं या एक तरीके से ओवरटेक करते हैं, और ये किसी भी संगठन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं।